मेरी प्रिय आत्माओं, मेरा आज का विषय है राष्ट्रभाषा हिंदी भाग तीसरा। हाँ, मैं श्रोताओं से साथ ही निवेदन करता हूँ कि शांतिपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। राष्ट्रभाषा समाज में जिस भाषा प्रयोग होता है, साहित्य की भाषा उसका प्रसिद्ध रूप है। भाषा का आदर्श रूप यही है जिसमें विशाल समुदाय अपने विचार प्रकट करता। उन्हीं से जब भाषा का क्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत होकर सारे राष्ट्र में व्यापक हो जाता है तो वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा का सीधा अर्थ है राष्ट्र की वह भाषा जिसके माध्यम से पूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क किया जा सके। जब किसी देश में कोई भाषा अपने क्षेत्र की सीमा को लांघकर अन्य भाषाओं के क्षेत्रों में प्रवेश करके वहाँ के जनमानस के भाव और विचारों का माध्यम बन जाती है, तब वह राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान प्राप्त करती है। वही भाषा सच्ची राष्ट्रभाषा हो सकती है जिसकी प्रवृत्ति सारे राष्ट्र की प्रवृत्ति हो, जिस पर समस्त राष्ट्र का प्रेम हो। राष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाने वाली तो समझी जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा के समस्त राष्ट्रों को एक सूत्र में बांधने, राष्ट्रीय भावना को जागर करने और राष्ट्रीय गौरव की भावना को उठाने की शक्ति होती है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र के जनजीवन की आशाएं, कांक्षाएं, भावनाएं, आदर्शों को चित्र करने की अद्भुत शक्ति होती है। एक देश में कई भाषाएं बोली जाती है परंतु उनमें से एक भाषा को ही राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के बहुत संख्यक लोगों के द्वारा समझी और बोली जाने वाली भाषा होती है। हिंदी सदियों से पारस्परिक आदान प्रदान एवं अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में देश को एक सूत्र में जोड़ती आई है। यह वही भाषा है जो स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक समस्त देश की संस्कृति को मानी देती आई है। इस बहुमुखी देश में अनेक जातियां, वर्गों और संप्रदायों की भांति अनेक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां प्रचलित हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ विविधता का वर्चस्व है। वास्तव में यह विविधता ही इस धरती की शक्ति है और इस विविधता में जो एकता विद्यमान है यह भारत की असली पहचान है। अनुभूति भावना के धरातल पर सारा देश कहीं ना कहीं एकता के तार से जुड़ा है। भाषा के स्तर पर भी देश की बाबात में एकता का पोषण हुआ और पारस्परिक तालमेल और समन्वय के द्वारा भारत की सामाजिक शक्ति विकसित हुई। जब हम सिंधी और भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तथा इसके प्रचार प्रसार के बारे में विचार करते हैं तो हमारा ध्यान इस सांस्कृतिक समन्वय और एकता की बात की ओर जाता है जो एक और भाषाई संस्कृति की आधार भूमि है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के पारस्परिक आदान प्रदान से हमने अपनी परंपराओं और संस्कृतियों के महत्व को समझने में सहजता मिलती है। यही कारण है कि आज हम हिंदी के प्रचार प्रसार की बातें करते हैं तो उससे भारतीय भाषाओं के उत्कर्ष की बात स्वतः ही सामने आ जाती है। राष्ट्रभाषा की भूमिका प्रदेश की भाषाओं के बीच सेतु की तरह होना आवश्यक है, मात्र राजभाषा की तरह नहीं। हिंदी की नीति तो वही होगी जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले वह अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें इस महादेश से उखाड़ फेंकने के अविरल तंत्रीय संघर्ष की मुख्य धारा की भाषा थी। सेतु हिमाचल भारत की समस्त सामाजिक और सांस्कृतिक और तंत्रीय चेतना की केंद्रीय भाषा होने का श्रेय उसे प्राप्त था। लेकिन भारतीय संविधान ने राजभाषा का मुखौटा लेकिन भारतीय संविधान में राजभाषा का मुखौटा जड़ दिए जाने के बाद अब वह स्वयं नैसर्गिक विकास आलोक से वंचित होकर सिर्फ दोयम श्रेणी के नागरिकों की भाषा रह गई। तब वह स्वतंत्र संघर्ष और भारत की सामाजिक सांस्कृतिक की एकात्मकता
की प्रतिसादित करने वाली भाषा थी, अब शास्त्रीय सोचतों और पद्दलों की भाषा है। हिंदी इस महादेश की मिट्टी की भाषा है। हिंदी अपने वास्तविक रूप में आज भी इस देश के अधिसंख्य दलितों शोषितों की मुख्य भाषा है। और वस्तुतः यही इसकी वह अमोघ शक्ति है जिसकी 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 संकल्पना मात्र से प्रभु सत्ता वर्ग की रूह कांपती है। उसका यह भय निराधार नहीं है। जिस दिन हिंदी इस महान देश को केंद्रीय भाषा बनेगी, वही उस देश के सामान्य जनों की सामाजिक आर्थिक मुक्ति और औपनिवेशिक प्रभु सत्ता वर्ग के उजाड़ का दिन होगा। आखिर तो कैसे स्वतंत्रता के संघर्ष को एक समग्र राष्ट्रीय मुख्यधारा का रूप देने के लिए हिंदी को केंद्रीय भाषा का स्थान देना पड़ा। ठीक उसी तरह राष्ट्र के सामान्य नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का संघर्ष अंततः हिंदी में ही समाहित हो सकेगा, क्योंकि हिंदी अपनी प्रकृति से ही प्रभु सत्ता वर्ग नहीं बल्कि समाज की भाषा है। पहले ही यह हिंदी प्रदेशों की भाषा नहीं बल्कि राष्ट्र की समस्त अंतर भाषाओं की मुख्यधारा बनने में सक्षम होने से स्वतंत्र संघर्ष की केंद्रीय भाषा बनी। सिर्फ इस भाषा में ही संचरणशीलता रही कि बिना राज्य आश्रय के इसने प्रदेशों की सीमाओं को लांघ कर देशों की सीमाओं को पार किया और राष्ट्र की अन्य प्रदेशी सीमाओं के क्षेत्रों तक उनका उल्लंघन करके नहीं बल्कि उनके शब्दों और सार तत्वों को सौम्य स्थान देकर उनके बीच पहुंची रही। उनकी इसी आत्मघाती प्रवृत्ति का छोटा सा दृष्टांत यहाँ पर हम देना चाहेंगे। भारत की समस्त आर्य भाषाओं के पृथक रूपों का जो आत्मिक समन्वय हिंदी भाषा में दिया जाएगा, वह सचमुच अद्भुत और इस बात का अचूक साक्ष्य है कि भूमि का भाषा से क्या रिश्ता है और संवेदना की विशदता ही कैसे क्षेत्र के विस्तार को भी निर्देशित करती है। हिंदी राष्ट्र की केंद्रीय भाषा है। आज भी कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन सिर्फ हिंदी में ही संभव है, क्योंकि हिंदी में जब भी चाहो सभी भारतीय बोल सकते हैं। हिंदी एकमात्र भाषा है जिसका तंतु विज्ञान पूरे राष्ट्र पर तक व्याप्त है। इसलिए जब भी पूरा राष्ट्र एक साथ बोलेगा, सभी प्रदेशों के सामान्य जन एक दूसरे से बोलेंगे, वह भाषा सिर्फ हिंदी भाषा होगी। इसलिए नहीं कि हिंदी कोई विशिष्ट नस्ल की भाषा, बल्कि इसलिए कि इस तिलोत्तमा की रचना में इस महादेश के एक एक कोने का योगदान है। समस्त भारतीय समाज में से एक एक बूंद निश्चित होकर भी इस भाषा में एकत्रित हुई है। अपने निर्मिति में भी पूरे भारतवर्ष की भाषा है। प्रभुसत्ता वर्ग के निहित स्वार्थों से जगह बेहतर जन समाज की अस्मिता और कांक्षाओं की भाषा रहना हिंदी की शक्ति है और इसकी इस नैतिक ऐसर्गिक शक्ति का दबाव ही प्रभुसत्ता वर्ग की को आक्रांत किए हुए है। इस महादेश में कैसे ब्रिटिश आकों की औपचारिक देन अंग्रेजी की समस्त भारतीय भाषाओं पर सवारी गांठने की संप्रभुता को हावी बनाए हुए है। इस देश के नागरिकों का यह महादोहन है कि भविष्य की उज्ज्वलता सिर्फ अंग्रेजी भाषा की चमत्कार में है। इसी नीतिग्रस्तता की प्रतिक्रिया है, जबकि इतना प्रत्येक विचारवान व्यक्ति को साफ साफ दिखना जाना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा का इस महादेश में कोई भविष्य नहीं, क्योंकि यह पीठ पर लादी हुई भाषा है, चेतना से समर्थ हुई भाषा नहीं। जिस तरह इस महादेश की सामाजिक आर्थिक मुक्ति का संघर्ष चढ़ा, उसी दिन अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में ताना गया पूरा बितान चरमरा जाएगा, क्योंकि यह इस महादेश के
जन सामान्य के सांस्कृतिक, सामाजिक, और आर्थिक शोषण की भीतियों पर आकाशबेड़ की तरह स्थापित भाषा है। राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ की भाषा के तौर पर इसका बोरिया बिस्तरा भी अपने ब्रिटिश आकों की बगल में ही पहुंच जाएगा। भाषा के लिए कोई नहीं बरतता, प्रसंग के लिए बरतता है। हमारी प्रभुसत्ता वर्ग अंग्रेजी को अंग्रेजी प्रेम में गले लगाए नहीं बैठा है। कदापि इस देश की प्रभुसत्ता वर्ग को यदि यह दिखा दिया गया होता कि देश की जनता को जड़ और उसकी संस्कृति तथा चेतना को बिगाड़ने में हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा से भी कारगर भूमिका निभा रही है। अंग्रेज़ों को 15 अगस्त 1947 को ही लॉर्ड मुकाले के होल डियाल में लपेट दिया गया होता। हिंदी की सामाजिक संरचना, भक्ति एवं इसकी संवेदना से देशी प्रभुसत्ता वर्ग अपरिचित नहीं था। स्वाधीनता संघर्ष के दौर में वह हिंदी भाषा की क्षमता को देख चुका था और इतना बखूबी जनता था कि भाषा की जड़ें इस महादेश की परंपरा और प्रकृति में है। अंग्रेजी की भांति अंग्रेजी साम्राज्य के पूर्वांचलीय औपनिवेशिक द्वीपों की 7 समुद्रों पार के अंतः स्रोतों पर निर्भर भाषा नहीं। आज भी ये चाहे पर हिंदी को राष्ट्र की केंद्रीय भाषा के स्थान पर उखाड़ फेंकने में सक्षम नहीं है और इतना भय इन्हें बिल्कुल सता रहा है कि यदि अंग्रेजी ने इस महादेश की चेतना को पूरी तरह जकड़ नहीं दिया तो कल क्या होगा। क्योंकि इतना ही बड़ी भांति जानते पखंड के अभिरक्षण के से ही हिंदी भाषा का जो कथाकथित प्रसार किया जा रहा है वह अपनी जड़ें थामता चला जा रहा है। क्योंकि हिंदी इस महाभूमि की भाषा है जबकि अंग्रेजी केवल एक आकाशबेल। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। श्रोता से कहूँगा इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिए। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। नंबर 1, राष्ट्रभाषा समूचे राष्ट्र के अधिकांश जन स्वभाव द्वारा बोली जाती है। देश के अधिकतर भागों में आम लोग इस भाषा में आपसी बातचीत विचार विमर्श और व्यवहार करते हैं वही राष्ट्रभाषा है। दूसरी ओर राजभाषा का प्रयोग प्राय राजकीय प्रशासन, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्यालयों की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। नंबर 2, राष्ट्रभाषा का शब्द भंडार भी विविध बोलियों उपबोलियों के आदि समृद्ध होता है। उसमें लोक प्रयोग के अनुसार नई शब्दावली जुड़ती चली जाती है जबकि राजभाषा का शब्द भंडार एक सुनिश्चित सांचे में डला होता है और प्रयोजन विशेष के लिए निर्धारित प्रयुक्तियों तक ही सीमित होता है। नंबर 3, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा, राजभाषा प्रशासन वर्ग की भाषा है। नंबर 4 राष्ट्रभाषा का प्रयोग औपचारिक रूप से उन्मुक्त और स्वच्छंद शैली में होता है। राजभाषा औपचारिक की मर्यादा शैलियों में बनी होती है। इसमें मानव सुलभ सहजात उन्मुक्तता स्वच्छंद कल्पना के लिए विशेष स्थान नहीं होता। निर्धारित और मानक रूप से सामान्य भाषा प्रयोग की नियमावली का अनुसरण राजभाषा में आवश्यक है। नंबर 5, राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की आत्मा होती है। समूचे देश की जनता की सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म और समाज संबंधी धारणाएं, जीवन के विविध पूर्व व्यवहार पहलू, लौकिक आध्यात्मिक प्रक्रिया, निजी और सामूहिक सुख दुख के भाव, लोक नीति संबंधी विविध विचार और दृष्टिकोण राष्ट्रभाषा के माध्यम से साकार होते हैं। नंबर 6, राष्ट्रभाषा राष्ट्र के समस्त सार्वजनिक स्थानों, तीर्थों, संस्कृत केंद्रों, सभा स्थलों, गली मोहल्लों, हाट बाजारों, मेलों, उत्सवों में प्रयुक्त होती है जबकि राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र कार्यों की चारदीवारी तक सीमित है। निष्कर्ष, अतः राष्ट्रभाषा तो एक विशाल उद्यान है जबकि राजभाषा इसकी उसी विशाल उद्यान में चुनी हुई एक निष्कर्ष, अतः राष्ट्रभाषा एक विशाल उद्यान है जबकि राजभाषा उसी
विशाल उद्यान से चुने हुए एक विशेष प्रकार के फूलों का गुलदस्ता है। दोनों का अपना अपना महत्व और विशेषीय ऐसे संदिग्ध है। राजभाषा हिंदी के वर्तमान और भविष्य पर डॉक्टर हरदेव बारी की इस निष्कर्ष पर टिप्पणी से सहमत होते हुए कहा जा सकता है, संविधान ने जिसकी ये पंक्तियाँ डॉक्टर साहब की ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिए, आपको बड़ा लाभ होगा। संविधान में जिसको रानी बनना चाहा था, संविधान ने जिसको रानी बनाना चाहा था, उसी एक अधिनियम ने अंग्रेजी की सहचरी बनाया। इस समय सरकार ने उसको उसी विदेशी भाषा की सहचरी बना दिया। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की भाषा की ही राजभाषा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु हमें अंग्रेजी को हटाना होगा। इसके रहते हिंदी को नहीं, इसके रहते हिंदी ही नहीं, हमारी कोई भी प्रदेश की भाषा विकास की ओर नहीं जा सकती। ओम शांति शांति।